हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी एंड चित्रकला सभी सब्जेक्ट को हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, तो मैं आज लेकर आया हूं हिंदी का मॉडल पेपर। इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि हिंदी का पेपर एग्जाम में कैसे आएगा। 2025 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले इस मॉडल पेपर को देख लें, इसी प्रकार वहां भी पेपर आएगा। तो दोस्तों, मैं कल मैथ का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूं, जाकर आप लोग वहां से वीडियो मैथ का मॉडल पेपर वाले वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हिंदी का मॉडल पेपर। जो स्टूडेंट इस बार पेपर देने जा रहे हैं 2025 में, उसका हिंदी का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा हिंदी के पेपर का। तो इसमें जो टोटल पूर्णांक है 70 नंबर का है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जो 30 नंबर प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट का मार्क्स मिलते हैं। इसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट का मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं और आपका जो पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है। तो आइए हम पेपर की बात करते हैं। इस पेपर जो पेपर होगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट का होगा। अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो जो पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये सारी चीजें ना अभी क्लियर कर लेंगे, ताकि हमें एग्जाम में जाकर सारी चीजें ना पढ़ना पड़े। आइए हम देखते हैं। इस पहला निर्देश जो कह रहा है कि प्रारंभ में आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। यानी आप लोग को 15 मिनट आपको पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को 15 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा मिल रहा है और आप लोग उस 15 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रश्न को करने में। नेक्स्ट जो दिया है, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। यानी आपका जो पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। एक होगा खंड अ और एक होगा खंड ब। 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पेपर होगा आपका यह होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब यह होता है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसे आप लोग अच्छे से समझ के करेक्ट कीजिएगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी आपको ओएमआर शीट मिलेगा, जिसमें आपको टोटल कितने प्रश्न होंगे, 1 अंक के प्रश्न है। टोटल आपको 20 प्रश्न, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसमें कह रहा है कि ओएमआर शीट पे काले या नीले बॉल पॉइंट से कलर करने होंगे। देखिए, ओएमआर जो शीट होता है उसमें कैसे दिया रहेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का दिया रहेगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। उसमें आपको नीले या काले बॉल पॉइंट से क्या करना होगा, कलर करना होगा, पूरा कंप्लीट कलर करना होगा। क्योंकि इसमें देखिए हम कैसे कलर कर रहे हैं, वैसे आप लोग एग्जाम में भी कीजिएगा। मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका ऑप्शन बी सही है, तो इस बी वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कलर भर देंगे, ताकि इसमें कोई दिक्कत या परेशानी इसका न हो, इसको चेक करने में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इस ऑप्शन को, मान लीजिए जो ऑप्शन है इस तरीके से दिया है, बी लिखा है, जल्दी से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके इतना इतना करके छोड़ देंगे। तो ए मान्य नहीं है, ऐसे आपको पूरा कंप्लीट सर्कल करना पड़ेगा। तो इसमें यही कह रहा है कि खंड ओ में पूरे आपको
क्या दिया रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न को जो होगा वो 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेक्स्ट कह रहा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी एक बार अगर फिल कर दिए हैं तो उसे कट नहीं करना है, इरेजर उसे इरेज नहीं करना है, एंड व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यदि आप लोग बेटा एक बार अगर भर दिए हो तो उसे इरेज नहीं करना है, उसे कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं व्हाइटनर है तो नहीं व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ऐसे में आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो काउंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी जो भी प्रश्न होगा उसके ठीक सामने वह प्रश्न कितने नंबर का है आपको दिया जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप पहले पेपर देने जाएंगे वहां भी ऐसे ही पेपर आएगा। तो आइए हम बिना देरी किए, ये सामान्य निर्देश था जो कि हम जान गए कि यह पेपर 2 खंडों में निर्धारित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में हमें बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चंस आएंगे और खंड ब में हमें वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न आएंगे। तो आइए हम देखते हैं खंड अ में कैसे क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार मैं दिखाता हूं खंड अ में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए खंड अ में आपको मिलेगा पूर्णांक 20 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपको इसमें से गद्य और पद्य में से जो शुरू में दिया रहता है उन सारे चीजों को व्याख्या सहित उन सारी चीजों को हमें पढ़ना चाहिए और हमें उसमें रचना और उन पिछले जो हिंदी के बारे में दिया गया रहता है उन सारे चीजों को हमें एक बार पढ़ के जाना होता है, क्योंकि उसमें 20 नंबर का उसी में से MCQ पूछे जाते हैं। कुछ ग्रामर के पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से और कैसे आ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो MCQ है अभी देखेंगे, आप लोग खुद अगर वीडियो पर पूरे बने रहेंगे तो आप लोग खुद समझ आने लगेगा कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो अभी पेपर में समय है तो आप लोग इसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी इसमें रचना के बारे में पूछ रहा है कि चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, कि वह निबंध है कि नाटक है कि कविता है कि कहानी है। तो आप लोग एक बार पूरा डिटेल में पढ़िएगा। हम यहाँ पे आंसर पूरे आंसर नहीं करने आए हैं, आप लोग को दिखाने आए हैं कि पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि यदि मैं पेपर को सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, 3 से 4 घंटे की बन जाएगी। तो आप लोग क्या है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उसको समझ के एक बार याद कीजिए। यानी एक क्वेश्चन पूछा किस विधा की रचना है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अपने बुक से अपने क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है, देख रहे हैं भाई। तो गबन कर है, गबन किसकी रचना है, रचना विधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन सभी के एक बार रचनाएं लर्न कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एक भी MCQ मिस ना हो। आगे हम देखेंगे कि प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्ल युग की समयावधि है। जो भी युग है शुक्ल युग है इसकी समयावधि क्या है, आप लोग देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन 5 है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देख रहे हैं यहाँ भी पूछा है किस विधा की रचना है और यहाँ भी एक क्वेश्चन ला दिया किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, कहने का मतलब यह है कि जो नीड का निर्माण फिर है वह जीवनी है कि आत्मकथा है
कि साक्षात्कार, भेंट वार्ता है या रेखा चित्र है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इसमें रचना दिया गया है और पूछ रहा है कि किस युग की रचना है, यानी इसकी रचना किस युग में हुई, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रगतिवादी युग में और छायावादी युग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। तो भाई रचना वाले क्वेश्चन एकदम भर भर के आते हैं पेपर में, तो आप लोग कौन जो जितनी रचना है आपको बुक में, सारे रचना को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लगातार देख रहे हैं किस विधा की रचना है, किसकी रचना है और किस युग की रचना है, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि जो रचना वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में ज्यादा पूछ रहा है। तो आप लोग जितनी रचनाएं हैं एक बार उसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। अभी पेपर में समय है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए सारे सब्जेक्ट को। अभी हिंदी का पेपर जो कि शुरुआत में ही है, शुरू में ही है, तो आप लोग थोड़ा सा हिंदी को भी लेकर चलिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि भारत भारती किसकी रचना है। भाई मैं बता दूं कि रचना को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। रचना जो हर एक लगभग 3-4-5 क्वेश्चन हो गए रचनाएं की, या तो पूछ रहा है किस विधा की रचना है या किसकी रचना है, तो एक बार जरूर इस चीज को पढ़िएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आधुनिक काल कब से कब तक है। तो युग के बारे में भी पूछ रहा है, आधुनिक काल के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में जो रचनाएं हैं और जो युग हैं, इन युग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मतीराम किस युग की कवि है। यानी देखिए किस युग की कवि है। ऐसे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है, यानी आप लोग देख रहे हैं यहां से इसमें हास्य रस के बारे में पूछ रहा है। रस, छंद और अलंकार इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है जो हास्य रस का अस्थाई भाव है। ऐसे ही बहुत सारे जो आपके सिलेबस में है उस रस का आप लोग अस्थाई भाव लर्न कर लेंगे तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। यानी आपको रस, छंद और अलंकार इन तीनों टॉपिक को पढ़ना है। नेक्स्ट कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा था, किससे क्वेश्चन पूछा था, रस से। रस टॉपिक से पूछा था। इसमें कह रहा है कि इस पंक्ति को पढ़ के बताइए कि यह पंक्ति कौन सा अलंकार होगा। तो आप लोग जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वहां पे सारे चीजें अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। अभी चूंकि टाइम कम है तो हम सारे टॉपिक को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगी कि हमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग बताएंगे कि यह कौन सा अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन 12 तक हो चुका। अब देखेंगे कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। कह रहा है
कुल कितने चरण होते हैं? तो आप लोग रोला छंद में जो चरण होता है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस वहां पे बताया गया है, बट अभी ये सारी वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं पड़ी है, तो आशा करता हूं कि इसकी भी वीडियो आप लोग को पड़ जाएंगी आप लोग के लिए, और आप लोग इसे पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने बुक से रस, छंद और अलंकार इस तीनों टॉपिक से अभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार यदि आप पढ़ते हैं घर पे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो देख रहे हैं कि इसमें रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को रस, छंद, अलंकार और प्रत्यय एवं उपसर्ग, इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी एग्जाम में ना हो। अभी टाइम कम है, तो ये नहीं सोचना है कि हो नहीं पाएगा। आप लोग यदि टाइम टेबल से आज बना लेते हैं कि आज के दिन हमें केवल रस, छंद, अलंकार ये पढ़ना है, और कल के दिन में हमें प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या होगा, एक एक टॉपिक आप लोग कवर कर लेंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन पूछ दिया, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे एक टॉपिक और बढ़ गया आपको, समास। समास, समास से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग एक टॉपिक जो होता है समास, समास को भी एक बार प्रैक्टिस, रिवीजन और क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है, यानी तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव टॉपिक भी पढ़ना है। तत्सम और तद्भव, इस टॉपिक को भी एक बार कवर करके जाएंगे, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसमें कह रहा है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि ताप्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। यानी आपको वचन और विभक्ति, धातु और लकार, इन सब के बारे में भी पढ़ के जाना है। तो 2-3 याद रखेंगे तो उसके आधार पे हम और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहाँ पे ताभ्या पूछा है, तो आप लोग इसके आधार पे और भी चीजें एक दो जो याद है उसी के आधार पे इसको भी एलिमिनेट कर लेंगे, इसको भी मतलब कि सॉल्व कर लेंगे, सोच लेंगे कि इसका कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम, सर्वनाम निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है? यानी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सारी चीजों को एक बार पढ़ के जाना है। जो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो आप लोग, हम यहाँ पे पूरा डिटेल क्वेश्चंस को नहीं करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू के, कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें हम फोकस करेंगे कि जो रचना है, ऊपर के जो 10 क्वेश्चन थे रचना सब लर्न कर लेंगे, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो हम वहां से कर लें। और ये किस विधा की है,
यानी एक कहानी है कि कोई भी चीजें इसमें जो दिया गया है, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके विधा वाले, रिपोर्टाज है, कहानी है, यानी विधा को भी लर्न रखेंगे कि वह किस तरह की विधा है। आइए हम क्वेश्चंस यहाँ पे जो टोटल 20 एमसीक्यू हैं, 20 एमसीक्यू हो चुके हैं। आप लोग को ऐसे ही एमसीक्यू को पढ़ना है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड ब पे। खंड ब में आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। खंड ब, यहां देखेंगे खंड ब में टोटल 50 मार्क्स का आने वाला है। जो पूर्णांक है 50 नंबर का होने वाला है खंड ब में। यह कैसा प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 नंबर का था जो कि हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपने कॉपी में लिखना चालू करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें आपको क्या देगा। सबसे इसी ऑर्डर में ना आपको बोर्ड एग्जाम, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोग ध्यान दें कि जैसे इस ऑर्डर में मैं अपने मॉडल पेपर को लेकर आया हूं, ठीक उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक पहले नंबर पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन यही लिखा होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी पहला क्वेश्चन आपका होगा गद्यांश पर आधारित। गद्यांश पर आधारित यानी जो आप लोग गद्य वाले टॉपिक को पढ़े हैं और पद्य वाले टॉपिक को पढ़े हैं, उस गद्य वाले में से कोई एक गद्यांश आएगा जो उसी चैप्टर का होगा, उसी आपके सिलेबस में से ही होगा, एक गद्य में से आएगा। इसमें से देखिए क्या कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चढ़क के काम ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी ये जो गद्य है ना, ये आपके चैप्टर में से ही है। यदि आप लोग पूरे पिछले 1 साल में जो पढ़ाई किए हैं, यदि आप लोग उस बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे ये जो गद्य दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया है, किस चैप्टर का है। और कुछ की पॉइंट भी होता है, जैसे मैं बताऊं, कुछ की पॉइंट होता है जिससे हम समझ जाएंगे कि किस चैप्टर का है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इस लाइन को पढ़ते ही देख कर लग रहा है कि इसमें मित्रता आ रहा है, और चैप्टर अगर मित्रता याद है तो समझ जाएंगे कि मित्रता चैप्टर का है और यह इसके लेखक कौन है। इसको करने के लिए क्या है कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 3 × 2 = 6, 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 6 नंबर का है। 6 नंबर यूं ही पा सकते हैं, बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है कि इस संदर्भ में हमें यह ध्यान देना होता है कि यह गद्य है, तो इसमें 2-3 बातें याद रखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। यानी हमें संदर्भ में 2 बातें याद रखनी है कि यह किस चैप्टर, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान होता है। संदर्भ में हम संदर्भ लिखने के लिए कहता है तो संदर्भ में यही 2 बातें याद रखने होते हैं कि उसके लेखक कौन है और उस चैप्टर का नाम क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में कह रहा है
जो गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इस चैप्टर में पूरे सारे गद्यांश को नहीं व्याख्या करनी है, केवल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो रेखांकित है, यहां से देख रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, रेखांकित है। तो आपको इसके बारे में पढ़नी है और इसी को पढ़ के आपको अपने शब्दों में 2 लाइन लिखनी है, तो आपको उस पे 2 नंबर मिल जाएंगे इजीली। बहुत ही इजी होता है पेपर, आप लोग कोशिश करेंगे तो इसमें 70 में 65 प्लस ला सकते हैं। जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो 70 में 70 मार्क्स भी आता है। तो आप लोग अच्छे से करेंगे, अच्छे से लिखने का तरीका ध्यान देंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देख रहे हैं कितना इजी है। अगर जिस बच्चे को अगर इसका पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद है तो 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो क्या किया गया है, रेखांकित है, बस उसको पढ़कर यदि बस इतना पढ़ेंगे जो रेखांकित है और इसी की व्याख्या कर देंगे अपने भाषा में, अपने शब्दों में 2 लाइन में, तो आपको 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन और भी आसान है, आपको इसका आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो आप लोग को 6 नंबर पाना कितना आसान है। और एक क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें यदि इस टॉपिक को ही समझ नहीं आ रहा है कि यह किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास एक ऑप्शन और होता है जो कि क्या है, और दिया गया है, एक गद्यांश और दिया है, यहाँ पे एक गद्यांश और दिया है, अथवा करके दिया है। या तो भाई ए करो या तो ए करो, इतनी छूट मिलती है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को। समझ जाओ बेटा कि इतनी आसान पेपर आता है। अगर थोड़ा ही बच्चा ना शुरू से करके ध्यान से पढ़े तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि जो सेकंड अथवा ये समझ में आ गया होगा। और उसी प्रकार ठीक इसमें सेकंड क्वेश्चन है अथवा करके, पहले क्वेश्चन में अथवा करके दिया है, उसमें भी यही दिया है, इस गद्यांश को पढ़िए और उसकी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर उस चैप्टर में उस चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है तो आप लोग इस गद्यांश को कर सकते हैं। और इस गद्यांश में भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी जो रेखांकित है उस चीज को व्याख्या करनी है। और इसी में से एक क्वेश्चन और दिया है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आप लोग को पता है कि अगर हम यहाँ से पता नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से एक की पॉइंट मिल गया ममता। ये जो चैप्टर है ममता चैप्टर से है, तो किसी प्रकार आप लोग थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे तो कोई ना कोई की पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। इसमें अथवा करके दिया है, इस दोनों में से कोई एक कर देंगे। देखिए कई बच्चे दोनों कर देते हैं, तो दोनों करने से कोई फायदा नहीं है। उसमें अथवा करके दिया है, अपने टाइम आपके पास कम है क्योंकि हमें और भी सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल हो गया कि आपको पता चल गया कि भाई ये गद्यांश में से कोई एक गद्यांश का एक पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस तीनों क्वेश्चंस को आंसर हमें देने होंगे। आइए भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई इसमें भी 3 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 2 नंबर के हैं, 6 नंबर यहां से भी आने वाले हैं। तो आपके बुक में 2 तरह के चैप्टर हैं। सबसे पहले
एक तो गद्यांश है और एक पद्यांश है। तो एक तो गद्य में से आएगा और दूसरा पद्य में से आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो चैप्टर सेकंड क्वेश्चन है पद्यांश में से आएगा। ऐसे बोर्ड के पेपर में भी आएगा, बस क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। बस आपको जो सिस्टमेटिक सेकंड नंबर पे कैसे क्वेश्चन आएगा, पद्यांश का आएगा जिसमें लिखा रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन तो लगभग ऐसे ही रहेंगे, 3 क्वेश्चन लिए रहेंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी की पॉइंट से ही आप लोग पकड़ लेंगे इस चैप्टर का किस चैप्टर का है और यह इसके लेखक कौन है, क्योंकि हर इसमें संदर्भ जरूर लिखना होता है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इस पद्यांश को देखकर हमें एक की पॉइंट नजर आया है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है सूरदास। यानी आपको पता चल गया होगा कि यह जो चैप्टर है सूरदास जी का होगा और इसके जो पार्ट है चैप्टर का नाम क्या है वो लोग आप लिख देंगे, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश है, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, हमें मात्र इस 2 लाइन का व्याख्या करनी है। तो इस 2 लाइन को ध्यान में रखते हुए आप लोग व्याख्या कर देंगे। आइए हम अब चलते हैं इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसे देखकर आप लोग पता लगाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो आप लोग यदि अलंकार को अच्छे तरीके से पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया था और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि यह किस प्रकार का अलंकार है, तो अलंकार के भी यहाँ भी 2 नंबर इजिली आपको मिल सकते हैं। एक फिर अच्छी बात है कि इसमें आपको अथवा करके देता है। यदि भाई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन को कर लो, इस प्रश्न को कर लो। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का अथवा में दिया गया है। अथवा में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं और उसमें भी संदर्भ सहित उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पता करेंगे कि इसके कवि कौन है और इसके किस पाठ से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित किया गया है इसका हमें व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुराग तड़ाग मन मनु मंजुल कुंज कली में कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं इसमें भी पूछ रहा है कि यह भाई बताओ देख के कि कौन सा अलंकार है। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक क्वेश्चन गद्य में से पूछ रहा है और एक क्वेश्चन पद्य में से पूछ रहा है। 6 और 6 टोटल 12 नंबर हो चुके हैं। आप लोग 12 नंबर एकदम आसानी से पा सकते हैं। अगर हमें बात करूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है संस्कृत का है। संस्कृत का गद्यांश होगा। यह टोटल कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। इसमें क्या कह रहा है कि किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इसमें भी क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है। तो 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें कि
दिया है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ऐसे ही आपको संस्कृत में दिया रहेगा। संस्कृत में एक गद्य होता है और एक श्लोक टाइप में श्लोक भी दिया होता है। ठीक है, तो गद्य वाले से हम समझेंगे। गद्य में भी दो चीज दिया है, अथवा करके दिया है। इस चैप्टर को इसमें देख लीजिए किस चैप्टर का है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लीजिए किस चैप्टर का है। तो इसमें से आप लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पे आपको मिलेगा 2 नंबर, और यदि इसकी अच्छे तरीके से व्याख्या कर देते हैं और इसको मतलब हिंदी में लिख देते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको वहां से मिलेगा 3 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको ये समझ आ रहा तो ये वाला कीजिए, और ये वाला समझ में आ रहा तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर को है, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यह पद्यांश वाला क्वेश्चन है। संस्कृत का पद्यांश है, अभी हम लोग हिंदी जो पढ़े थे उसका अलग है, ये संस्कृत वाला पद्यांश है। मतलब कि एक श्लोक दिया रहेगा, एक श्लोक नहीं, इसमें 2 श्लोक हैं। एक श्लोक तो ये है और दूसरा श्लोक ये है। इन दोनों श्लोक में से किसी का एक का संदर्भ लिखना है और उसे हिंदी में अनुवाद करनी है। यदि आप लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो टोटल संस्कृत में जो हो गया 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर यहाँ से, तो टोटल आपको संस्कृत में इजिली 10 नंबर मिल सकते हैं, केवल उसके संदर्भ लिखकर और उसको अनुवाद लिखकर, अनुवाद करके आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे श्लोक दिया गया है, यहाँ पे 2 श्लोक है, इनमें से कोई एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें मिलेंगे 3 नंबर। आपको किसी एक का उत्तर करना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, क ख ग घ अंग च छ, इसके आगे भी बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस कई सारे हैं, बट आपको इसमें से किसी एक का करना है। वो आप लोग कैसे पता करेंगे, आप लोग का सभी यह डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिला वाइज होता है। यदि आप देवरिया जिला के हैं तो कौन सा करेंगे, कुशीनगर जिला के हैं तो कौन सा करेंगे, ये अपने हिसाब से आप लोग उसे देख लीजिएगा कि आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है। तो मेवाड़ मुकुट कहाँ का है, मेवाड़ मुकुट किसमें पढ़ना है, और मुक्ति दूत के बारे में किस जिले में पढ़ना है, तो आप लोग को पता कर लीजिए कि कौन सा जिला, क्योंकि हमारे से हर जिले के बच्चे पढ़ते हैं तो सबको नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से कौन बच्चा, जो जहां से बच्चा पढ़ता है ये पता कर लेगा कि आपको आपके जिले में कौन सा क्वेश्चंस आते हैं। उसमें बस केवल एक का, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इतने सारे क्वेश्चन आ गया, इतने सारे क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, तो भाई इतने क्वेश्चन करते करते टाइम बीत जाएगी। हमें इतने क्वेश्चन नहीं करना है, हमें कह रहा है किसी एक का उत्तर देना है। वो आप पता कर लीजिए कि कहाँ के आप हैं और कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। तो इसमें से कुछ एक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और किसी एक पे आप लोग लिखेंगे। इसमें से कोई दो क्वेश्चन दिया गया, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन गौ की बात करें तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो द्वितीय सर्ग लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सारांश लिखना है। देखिए 3 नंबर का, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम लिखेंगे तो काम चल जाएगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी दौलत के बारे में उसका चरित्र चित्रण करना है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए चौ छो जौ छो, इतने सारे हैं क्वेश्चंस, उसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा,
यदि आप लोग के पास विद्या क्वेश्चन बैंक होगा या कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा तो उसके पीछे लिखा होता है कि आप लोग को कौन सा पढ़ना है। यदि आप जिस जिले के हैं, यदि उसमें लिखा है कि आप लोग इस जिले के हैं, तो आप लोग वो वाले खंड काव्य को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का क और क्वेश्चन नंबर 6 का ख और क, इन दोनों को देखेंगे। आप लोग को मैंने बताया हूं कि हिंदी के चैप्टर में एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। गद्य और पद्य यानी इस जो पहला चैप्टर है, पहला 6 का क है, इसमें कह रहा है किसी एक का जीवन परिचय, क्या कह रहा है, जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी आपको उनके जीवन परिचय लिखना है, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है जो आपको अच्छे से याद हो। ध्यान रखेंगे हम ऐसे लेखक को चूज करेंगे जिसके रचना भी याद हो, उसके उनके बारे में भी याद हो। जीवन परिचय कहने का मतलब ये होता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके मम्मी पापा का नाम क्या था, वो कितने पढ़े थे, और कहाँ से मतलब कितनी पढ़ाई किए थे, और उनकी रचनाएं क्या है, ये सारी जानकारी यदि आपको प्राप्त हो, आपको नॉलेज में है, यदि आपको लर्न है, तो आप लोग किसी एक का आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। जीवन परिचय आपको आपके बुक में दिया रहता है, तो आप लोग वहां से जीवन परिचय को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चंस को कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही आसान है, आप लोग सबसे पहले ये याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। देखिए क्या है, कह रहा है कि जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय लिखने पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना जीवन परिचय लिख देते हैं और उनकी रचनाएं नहीं लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है 3+2 करके दिया है, 3+2 = 5। तो इसमें कह रहा है कि जो 3 नंबर का होगा आपको 3 नंबर वाले पे 3 नंबर पे क्या मिलेगा, आपको जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। यदि इनकी रचनाएं करते हैं तो उस पे आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इनकी जीवन परिचय और रचना दोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को करेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे जीवन परिचय लिख कर छोड़ देते हैं, तो यानी 2 नंबर ऐसे उनको गया। तो इसीलिए जीवन परिचय और उनकी रचनाएं को भी ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ख में क्या कह रहा है, इसमें एक आपका गद्य वाला चैप्टर है, गद्य वाला में से आएगा, जो गद्य पढ़ते हैं उस चैप्टर के हैं, और ये जो चैप्टर है यह पद्य में से आएगा। जो बच्चे पद्य वाले को चैप्टर को पढ़ेंगे और उनके लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तो इसे अच्छे से लर्न करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास लगभग हर साल पेपर में देखने को मिलता है, तो जरूर लर्न कर लीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी को, इनके जीवन परिचय के बारे में। क्योंकि अभी टाइम कम है, देखिए हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तभी इतना लेंथी होता जा रहा है टाइम। मैं सोच रहा हूँ कम टाइम में आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करा दूं, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि पेपर कैसे आते हैं, ताकि आप लोग को पेपर में जाने से पहले ये डर न लगे कि पेपर कैसे आएगा। पेपर जैसे मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं, जो स्टूडेंट इस मॉडल पेपर को पढ़ के समझ के जाएगा उसे बिल्कुल एग्जाम में डर नहीं लगेगा, क्योंकि 6ठे का क नंबर यही क्वेश्चन होगा, 6ठे का ख नंबर यही क्वेश्चन होगा। बस इसमें से बदल सकते हैं, नाम 1-2 बदल सकते हैं, इसमें से जो नाम है 1-2 बदल सकता है, नहीं तो अधिकतर चीजें सेम ही रहती हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग का एक-एक शेयर ही, एक-एक सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, और हम लोग आप लोग के लिए सारे कंटेंट को फ्री में देंगे और अपना
यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट अपना एक एप्लीकेशन है, उसे जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अभी आप लोग रोक कर सबसे पहले शेयर कर लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं तो जाकर सबसे पहले इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अभी तक बने हैं तो उन्हें वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देंगे, इससे आप हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छे से और अच्छे कंटेंट देना चाहिए। तो हम लोग और अच्छे से सारे सब्जेक्ट का, अभी हिंदी का है, कल मैंने मैथ्स का अपलोड किया था, ऐसे सारे सब्जेक्ट का अपलोड कर देंगे और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी आपको एक श्लोक याद कर लेना भाई, आज ही याद कर लो, कसम खा लो कि मुझे आज ही याद करने हैं। कोई भी 2 श्लोक आज ही याद कर लो ताकि एग्जाम में 2 नंबर एक कहीं ना जाए। हर बार आपको 7वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा, 7वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा, यानी आपको 2 नंबर फिक्स है। अगर आप अभी श्लोक याद कर लेते हैं तो ये 2 नंबर आपको कहीं नहीं गए हैं। 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है आपको परसेंटेज को। यदि 89.4 आ रहा है, 89.8 आ रहा है तो 90 कर देगा ये 2 नंबर। तो कोशिश कीजिए कि श्लोक को जिस बच्चे को जो भी वीडियो देख रहा है और अभी तक श्लोक याद नहीं किया है तो जरूर श्लोक जाकर अभी अपने कॉपी में लिखो और पढ़ो और जस्ट अभी के अभी याद करो। 2 श्लोक अभी याद कर लो ताकि आपका 2 नंबर कहीं ना जाए। और 7वें नंबर पर आएगा क्वेश्चन श्लोक वाला, और इसमें ये बात कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में न आए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को होशियार बनेंगे और इस प्रश्न पत्र में जो पीछे अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 श्लोक आया है, 2 श्लोक यहाँ पे है। तो इस श्लोक को भाई नहीं लिखना है, इस श्लोक को वहां पे आपको नहीं लिखना है। इस श्लोक के अलावा जो श्लोक आपको याद है उसको लिखना है। इसीलिए कह रहा हूँ 2 श्लोक याद कीजिए, क्या पता एक याद करेंगे, क्या पता हो आपको आ जाए, आपका पेपर में आ जाए। तो आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग 2 श्लोक याद करेंगे तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इसके पेपर वाला कभी भी अपने कॉपी में वहां पे नहीं लिखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट चीटिंग हो जाएगी, समझिए। इसके ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने अलग से 2 श्लोक अभी और आज ही जिस समय वीडियो के देख रहे हैं उसी समय वीडियो को रोक के आप लोग जल्दी से पहले याद कीजिए, फिर वीडियो को देखिएगा। ये नहीं कि पहले ऐसे, तो पहले आप लोग इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहां थे? क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक श्लोक है, उसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। तो भाई संस्कृत में उत्तर देना है, संस्कृत का एक चैप्टर का है, एक क्वेश्चन है। इसमें से केवल 4 प्रश्न है, इसमें से केवल भाई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएंगे। और मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, ये जो नंबर है केवल एक निबंध लिखने के टोटल 7 नंबर है भाई, टोटल 7 नंबर। तो इसको अच्छे से उसकी भूमिका यानी प्रस्तावना, उसके कारण, उसके निवारण, उसके लाभ, उसके हानि, सारे चीजें, उपसंहार, सारे चीजें लिखेंगे तब आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखिएगा और अपने विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी से जिससे आप पढ़ते हो एक बार अपने चैप्टर को उसे
निबंध को अच्छे से पढ़िए और लिखने का तरीका सीख लीजिए, हमें कैसे लिखना है एग्जाम में 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी और एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा सा बना कर लिख भी देंगे, नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो 4 आया है इसमें 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे, 4 में से किसी एक पे आपको लिखना होगा। तो आप लोग 2-3 पढ़ के जाइएगा और उसी में से अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना भी आए तो उसको उसी प्रकार से बना के लिख के आइएगा। तो यहाँ पे आपको 4 है तो 7 नंबर पाने के लिए आपको उसको अच्छे से करने होंगे भाई। नेक्स्ट निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग निबंध से डरिए नहीं, आप लोग निबंध को अच्छे से पढ़िए। 7 नंबर का अकेले क्वेश्चन है तो अच्छा, तो आप इसको करना तो बनता है, अच्छे से करना तो बनता है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल क्वेश्चन 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसे ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक आ रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना है, किसे, अपने मित्र को। अपने विशेष रुचियों, आप किस में रुचि रखते हैं, किस तरीके की रुचि रखते हैं, उसको उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इन सब चीजों को भी अच्छे से एक बार अपने बुक से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट एक अथवा में दिया है, यदि आप अपने मित्र को नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या दिया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए। एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मतलब जो टिकट निरीक्षक करता है, जनता से क्या करता है, अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो उसमें किसे लिखना है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखना है। इस बात को याद रखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखना है जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया हो। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 जो है 4 नंबर का है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पत्र दिया गया, पत्र का उल्लेख है। तो इसी प्रकार आज हम लोग हिंदी का भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी का भी मैंने आज पूरे आपको डिटेल में बता दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर मैं एक बार लास्ट में और कहना चाहूंगा कि इसे सभी विद्यार्थी इसे अपने अपने ग्रुप में सेंड करें ताकि इस वीडियो को देखें और भी बच्चों का हेल्प हो सके, ताकि एग्जाम में भाई सबको पास होना है, सबको अच्छे नंबर लाने हैं। तो अपना यूट्यूब परिवार आपके लिए पूरा अथक प्रयास कर रहा है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में स्कोर करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो आपसे बस यही करना है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को शेयर करना है। बस आपको यही मोटिवेशन, आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, मैंने तो कल मैथ्स का मॉडल पेपर करा दिया था, गणित का मॉडल पेपर मैंने कल करा दिया था, और आज मैंने हिंदी का मॉडल पेपर दिखा दिया। यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, यदि आपको किसी भी क्लास का हो, यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाल दो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कहां से आते हैं, ताकि हम एग्जाम में और अच्छे कर पाए। तो दोस्तों यहीं पे आप अब अपने क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। एग्जाम टाइम बहुत कम समय है, तो आप लोग प्रैक्टिस, रिवीजन और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।